किसी अदारे में जॉब करना शुरू कर देते हैं, सैलरी पैकेज कम होता है 10 12 15 हज़ार, जो 20 हज़ार मैक्स टू मैक्स, वो हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता वो ले, हो सकता है दंगे करे, क्राइम करे या प्रॉब्लम क्रिएट करे। कई स्टूडेंट कोर्सपोंडेंस के थ्रू जैसे सीसी के द्वारा अपनी मास्टर डिग्री अचीव करते हैं, तो इन केसेस वाले बच्चों को कोई अधिकार नहीं है अपनी आगे स्टडी कंटिन्यू करने का। दिमाग लगाना सच बोल के काम कराने में, ना कि झूठ बोल के काम जुगाड़ कराने में। कनाडा की बात करना चाहूंगी, ऑप्शन है स्पाउस के साथ जा मैम सकते हैं। हर कंट्री के ऑप्शन है, कनाडा की नहीं, हर कंट्री में आप स्पाउस को ले जा सकते हो साथ। अब स्पाउस को भी 4 स्टेज होती है, आप किसी भी स्टेज में ले जा सकते हो। स्टेज 1 है। अब जिनकी रिजेक्शन आ गई वो क्या करें? अब किसी के बुखार है वो क्या करें? ठीक है, सबसे पहला सवाल ये है कि बुखार है क्यों, वो आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बताएगी। राइट, ठीक है, आपको ब्लड टेस्ट कराना है। ऐसे ही एम्बेसी के अंदर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਾਕਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਧਾਰਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਬਾਏ 1। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, LMIA ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ PR ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ है, सही तरीका की है ਤੁਹਾਡੇ अनुसार? मैम देखो, सारे तरीके ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हर किसी के लिए, लेकिन हर तरीका ठीक नहीं है। अब वही बात कर रहे हो कि गाड़ी अच्छी कौन सी है 20 लाख में, बहुत सारी कार है, बट हर किसी के लिए हर कार नहीं है। जिसको हवाबाजी करनी है उसके लिए थार ठीक है, जिसको स्टाइल बनाना है उसके लिए में भी सेकंड हैंड मर्सिडीज ठीक है, जिसको है कि इकोनॉमी अच्छी हो तो 10 लाख की कार ले i20, 10 लाख रुपए FD पर करा ले, उसके इंटरेस्ट से पेट्रोल निकाल ले। ठीक है, तो आपको अपनी जरूरत पता होनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से आप देखते हो कि क्या चीज आपके लिए ठीक है। अब अगर ओवरऑल देखो तो PR सबसे बेस्ट है, ठीक है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लोगों की लगती है। तो उस हिसाब से अगर आपकी PR लग सकती है, उससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। अब PR के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि एक होती है एलिजिबिलिटी, एक है कट ऑफ। 90% लोगों की एलिजिबिलिटी बनती है, एंड कंसल्टेंट के पास वो बात करते हैं किसी से, तो ज़्यादातर कंसल्टेंट को कहते हैं यस यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। उनकी फाइल लगा देते हैं, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, क्लाइंट खुश हो जाता है, बट PR नहीं आती। तो एलिजिबिलिटी और कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या है, आप कट ऑफ के कितने आसपास हो, कितने दूर हो, सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक ना करो। तो अगर आप पास हो कट ऑफ के तो आपके लिए PR दी बेस्ट है। सेकंड नंबर पे आती है टूरिस्ट वीजा। अगर आपका टूरिस्ट वीजा लग सकता है तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। 20,000 रुपए देने। PR में तो फिर भी आपको 777 देने पड़ते हैं, 6.5 लेने पड़ते हैं। आपके पास मास्टर हो उसका ECA कराना पड़ता है। टूरिस्ट वीजा के अंदर कुछ भी नहीं लगता, 20,000 रुपए लगते हैं, लगभग 14-15,000 रुपए एम्बेसी फी, 6-7,000 रुपए आपके मेडिकल कराना पड़ता है कि आप कोई ऐसी डिजीज तो नहीं ले जा रहे कनाडा जो कि वहाँ खत्म होगी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। तो उन बीमारियों का एक चेक होता है आपका, फिटनेस चेक नहीं है, मेडिकल, ठीक है। तो वो लगता है और वहां पहुंच जाते हो, ठीक है। बट इतना ही आसान नहीं लगता है, उतना ही मुश्किल है ये, बिकॉज हर किसी को नहीं लगता। अगर हर किसी का टूरिस्ट वीजा लग सकता है तो आज हर कोई कनाडा ही बैठा होता है, या USA बैठा होता है, या ऑस्ट्रेलिया बैठा होता है, UK बैठा होता। तो लगना बड़ा मुश्किल है। तो लगने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया है, उस पर अपन अलग से वीडियो बना रखे, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग हो, आपकी इनकम बड़ी स्ट्रांग हो, आपकी एज ठीक हो, ठीक है, जाने आने का पर्पस, जाने का पर्पस, ये कई चीजें इसमें मिक्स रहती है, ठीक है। तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप जा सकते हो। हाँ, तो अगर आपका PR लग सकती है, PR से अच्छा कुछ नहीं, टूरिस्ट वीजा लग सकता है, उससे अच्छा कुछ नहीं। बट अगर आपका टूरिस्ट वीजा नहीं लग रहा, PR नहीं लग रही, और आप इन दोनों को लगाने में धक्का कर रहे हो,
तो आपका स्टडी वीजा भी नहीं लगेगा। ओके। ये टूरिस्ट वीजा से रिजेक्शन आ गया, आपको लगा कोई फ्री में कर रहा है या किसी ने आपको कह दिया हाँ मैं लगा दूंगा, टूरिस्ट वीजा में रिजेक्शन आ गया तो स्टडी वीजा भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो अगर आपको जाना ही जाना है, सोच लिया और टूरिस्ट वीजा स्टडी वीजा नहीं लग रहा, सॉरी पीआर एंड टूरिस्ट वीजा नहीं लग पा रहा आपका, विजिटर वीजा नहीं लग पा रहा, तो फिर स्टडी वीजा बहुत अच्छा रूट है। ठीक है। आपको स्टडी भी मिलेगी 10-12 लाख में, ठीक है। आपकी प्रोफाइल भी इंक्रीज होगी, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, आपके दोस्त भी अच्छे बनेंगे, जो स्टडी करोगे उसके बाद जो आपकी जॉब लगेगी वो भी बहुत अच्छी लगेगी, वर्सेस अगर आप डायरेक्ट पीआर के थ्रू जा रहे हो। तो जो पैसे आप लगा रहे हो खुद पे लगा रहे हो, खुद की एनहांसमेंट पे, खुद की एजुकेशन पे लगा रहे हो, बहुत जल्दी आप पहुंच जाओगे। जैसे आज हम बैठे हैं मार्च महीने में, आज अगर आप स्टडी वीजा की प्रोसेस शुरू करते हो तो अगस्त में पहुंच जाओगे। ठीक है। विद वाइफ विद किड्स पहुंच जाओगे, वाइफ हो तो आप विद हस्बैंड पहुंच जाओगे। ठीक है। एंड जो आपने 10-12 लाख रुपए 13 लाख रुपए लगाए हैं एजुकेशन पे, उसके बदले आपको पढ़ाई मिल जाएगी। ठीक है। तो स्टडी वीजा बहुत अच्छी चीज है। वर्क वीजा की बात यहाँ नहीं करेंगे हम, बिकॉज वर्क वीजा इंडिया में ज्यादातर फ्रॉड है। राइट। वो क्योंकि मैम जिसकी जॉब लगी है वो भी चाहता है कि वर्क मिल जाए, जिसकी नहीं लगी वो भी चाहता है वर्क मिल जाए। तो हर कोई चाहता है, इसका मतलब कि वर्क यूएसए में डॉलर में मिल जाए। ओवरऑल हम स्टडी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आप बाकी पैरामीटर्स पे हो तो ठीक है, अदरवाइज स्टडी। गैप को लेके भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। बहुत सारे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, 8 साल का गैप एक्सेप्ट है, 10 साल का गैप एक्सेप्ट है, अप टू 15 ईयर आप आ जाओ, एज का भी कोई फैक्टर नहीं है, हम आपका वीजा लगवा देंगे। गैप के बाद वीजा लग जाता है? हाँ मैम लग जाता है। देखो टूरिस्ट वीजा का कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि आपका जेन्युइनली मन हो पढ़ने का, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। ठीक है। तो क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं वो फैसला एक आपका वीजा ऑफिसर ले रहा है। तो अगर आप खुद को जेन्युइन प्रूफ कर पा रहे हो थ्रू डॉक्यूमेंट्स, थ्रू अदर मीन्स, जेन्युइन आप खुद को कर पा रहे हो तो आपका वीजा लग जाएगा। ठीक है। अगर आप बिल्कुल यंग भी हो, 12th पास भी हो और आपका जेन्युइन स्टडी का मतलब मीनिंग नहीं है, वीजा ऑफिसर आपको पकड़ लेगा, रिजेक्शन दे देगा। लेकिन जब गैप ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी प्रोफाइल पे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है चॉइस ऑफ कोर्स पे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एसओपी पे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी फाइल के ऊपर। ठीक है। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। वीजा लग जाएगा, मेहनत होनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। ये तो टूरिस्ट वीजा की बात रही ना, स्टडी वीजा लग जाएगा? स्टडी वीजा लग जाएगा मैम, स्टडी वीजा की बात कर रहा हूँ मैं कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वीजा लग जाएगा। +2 के बाद भी गैप एक्सेप्ट होगा? हाँ जी, +2 के बाद भी हो जाता है एक्सेप्ट। क्या रीजन है गैप का? आपने कहीं बैचलर करी थी, ड्रॉप कर लिया, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, घर पे कोई डेथ हो गई थी, आप बीमार हो गए थे, रीजन जस्टिफाई होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का 2021 के भी आज 2023 में प्रोफाइल नहीं ले रहे, 2022 की लेनी बंद कर देंगे वो अगले अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के अंदर कभी भी 2022 की लेनी बंद कर देंगे। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गैप ज्यादा सेंसिटिव है, ऑस्ट्रेलिया बिकॉज कंपटीशन ज्यादा है। यूके एंड कनाडा 2020-19 भी चल रहा है, रिस्क काफी बड़ा है, तो उसके लिए फिर कोर्स पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। 19 का बच्चा है, सिलेक्शन ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी कर ले और काफी चीजों पे वर्क करना पड़ता है, लेकिन गैप चल जाता है आपको, बशर्ते आप सही तरीके से अप्लाई कर रहे हो। लोगों का ना गैप के कारण रिजेक्शन भी आ जाता है, हम आम तौर पे सुनते हैं ये चीज, वो क्यों आता है फिर? क्यों वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो अपने गैप को कि हमने इस ड्यूरेशन में ये कुछ किया है या कुछ और? हाँ मैम देखो, गैप वाले जो बच्चे रहते हैं 10 साल है, 8 साल गैप है, उसके अंदर 4-5 चैलेंज रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने अब क्या पढ़ना है। 10 साल आपको लेट से आपका सेल्स का काम है, 10 साल से आप सेल्स की जॉब कर रहे थे, अब क्या पढ़ोगे? जो एक नॉर्मल कंसल्टेंट है या तो उसके पास जाओगे, वो कहेगा अच्छा मार्केटिंग कर रहे थे मार्केटिंग कर लो, सेल कर रहे थे सेल्स पढ़ लो, बिजनेस डेवलपमेंट पढ़ लो। ये आपको कोर्स को चॉइस बताएगा जो कि डेफिनेटली रिजेक्शन आपको लेके जाएगा। और तो ये एक सिलेक्शन में प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, ज्यादातर कॉलेजेस 5 ईयर से ज्यादा गैप नहीं लेते, तो फिर कहता है यार जल्दी से मेरा करा दो, तो अच्छी रैंक ले लेती है, यूनिवर्सिटी ले लेती है, बच्चा कहता है मेरे को टोरंटो ही जाना है, टोरंटो के अंदर महंगा पड़ता है, अच्छा अगर यूनिवर्सिटी है तो उनको सस्ता लेना होता है। जिनको ज्यादा गैप है वो ज्यादा मनी कॉन्शियस भी होते हैं, सस्ता करा दो, उस चक्कर में रैंकिंग लो हो जाती है, रैंकिंग लो होगी तो रिजेक्शन आ गया। तो एक तो चॉइस ऑफ कोर्स सिलेक्ट करना बड़ा टफ रहता है, वो ज्यादातर कंसल्टेंट्स को नॉलेज नहीं है, वो एग्जैक्टली प्रोफाइल मैच करने की कोशिश करते हैं। एंड सेकेंडली, पैसे बचाने के चक्कर में, लोकेशन लॉक करने के चक्कर में आप रैंकिंग डाउन में चले जाते हो। ठीक है। थर्डली, एसओपी के अंदर बड़ी जस्टिफिकेशन देनी होती है कि आपको आज क्यों लग रहा है कि पढ़ने का आज मन क्यों कर रहा है, क्या ऐसी चीज पढ़नी है
कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप खुद को कहते हो मेरा लाइफ अच्छी नहीं चल रही, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही, तब भी रिजेक्शन आएगा। आप कहते हो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, तब भी रिजेक्शन आएगा। अचीव कर लिया तो पढ़ना क्या है? हाँ, पढ़ना क्या है? और अब तक अचीव नहीं किया तो अब तक करा क्या? लूजर को वो लेंगे नहीं, फेलियर को वो लेंगे नहीं, अंडर एम्प्लॉयड को, अनएम्प्लॉयड को वो लेंगे नहीं। अंडर एम्प्लॉयड मतलब जो आपकी वैल्यू से आप सस्ती जॉब कर रहे हो, बीपीओ में जॉब कर रहे हो तो आपको लेंगे नहीं। ठीक है, तो अगेन फिर उसके ऊपर फिर वर्क करने की जरूरत होती है कि क्या नेक्स्ट है। एसओपी के अंदर बताना कि मैंने क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, क्या मेरे लॉन्ग टर्म गोल है, उसको अचीव करने के लिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब तक क्या किया, आज क्या कमी है, ये कमी इस एजुकेशन से कैसे पूरी हो रही है। इन सारी चीजों को, इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। एंड ज्यादातर जो मार्केट में आपको कंसल्टेंट मिलेंगे, एजेंट्स मिलेंगे, वो 12वीं के हिसाब से फाइल पे ही काम करते हैं। उनकी टीम, उनकी ट्रेनिंग 12वीं के हिसाब से, तो 80-90% या तो 12वीं का है या जस्ट ग्रेजुएट किया। उस हिसाब से अगर आपकी फाइल पे वो काम करेंगे, जर्नल एसओपी लिख दी, जर्नल कोर्स बता दिया, मैच कर लिया, तो 100% रिजेक्शन है। ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस की वजह से, लैक ऑफ स्किल की वजह से बहुत बारी रिजेक्शन आती है। अभी आपने जैसे बीपीओ का जिक्र किया, ऐसे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पे जो क्लाइंट है वो कि गैप जो है एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में जस्ट एक एक्सप्लेनेशन आ जाए, किसी अदारे में जॉब करना शुरू कर देते हैं, सैलरी पैकेज कम होता है 10, 12, 15 हजार, जो 20 हजार मैक्स टू मैक्स। अब सैलरी कम है, ये भी सक्सेस रेट पे प्रभाव डालेगी। हाँ मैम, जैसे आपको बताया आप अंडर एम्प्लॉयड हो गए। देखो कोई भी कंट्री किसी भी बच्चे को क्यों एडमिशन दे रही है, एक तो उसके पास पैसा आ रहा है, बट सिर्फ पैसा ही आ रहा है, उस बेस पे एडमिशन आपको नहीं दे रहे। उनको चाहिए पैसा तो आए बट बच्चा कामयाब हो। कोई कामयाब नहीं हुआ तो गा पाएगा, अगर पंजाबी में बात करें तो एक गड़बड़ करेगा। गड़बड़ क्या होगी, अगर वो इंडिया में कामयाब नहीं है तो वहां पे भी शायद कामयाब ना हो, राइट। और जो बंदा कामयाब नहीं हो वापस नहीं जाएगा, वो वहां पे हाथ पैर मारेगा, वर्क परमिट को करेगा, स्टडी पे ध्यान नहीं देगा, वो हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता वो ले, हो सकता है दंगे करे, क्राइम करे या प्रॉब्लम क्रिएट करे, जुगाड़ ढूंढे, लूप होल्स ढूंढे सिस्टम के अंदर। सो कोई भी कंट्री है जब एंट्री दे रही है वो देखती है बंदा कितना कामयाब है इंडिया के अंदर, कितना वो अचीवर है इंडिया के अंदर। तो अगर आपकी सैलरी कम है मतलब आप अंडर अचीवर हो, वो आपको चांस ही दें कि आपको वीजा ना दे। ओके। हाँ, तो उसके अंदर सोल्यूशन ये रहता है कि बच्चा पार्ट टाइम जॉब भी, अपनी एक जॉब जो कर रहा है करता रहे, 20,000 22,000 जो है उसको तो मेंटेन रखे, फिर वो वीकेंड्स पे एक और जॉब कर ले या दिखा दे। अच्छा, कि भाई मैं वीकेंड है 15-20 हजार की और जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इससे उसकी ओवरऑल सैलरी आपकी 30-40 हजार रुपए हो जाती है। तो इस तरह से फिर वो बच्चा खुद को प्रूव कर सकता है कि वो भी एक अचीवर है, वो भी अच्छा कर रहा है लाइफ में। ग्राफ आपका ऊपर बढ़ रहा है, ऐसे नहीं है। ठीक है, ऐसे है तो रिजेक्शन नहीं चलेगा, वो ऊपर हाई जा रहा है और अब ये पढ़ना है कोर्स। ठीक है, अगर आपका ग्राफ ऐसे है कैरियर का, ये ऐसे है तो रिजेक्शन है। ठीक है, आप ऊपर को जाते हुए नजर आने चाहिए हो, राइट। जा रहे हो अब तक और आगे और ऊपर जाना है। ठीक है, ये इस वजह से फिर आपका सिलेक्शन है। अच्छा, कई ना बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम देखते हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं अलग अलग ऑफिस में, जैसे मैं कंसल्टेंट से भी बात करती रहती हूँ। मास्टर डिग्री कर ली किसी स्टूडेंट ने, यहाँ पे एक बार मास्टर्स कर ली, 2 बार मास्टर्स कर ली, पीजी डिप्लोमा कर लिया ग्रेजुएशन के बाद। अब कंसल्टेंट बोलता है भी आप ना ऐसा करो, आप ओवर क्वालिफाइड हो गया, आप इसको हाइड कर दो। अब एक तो हाइड करने वाली बात होगी, हाइड करना ठीक है कि नहीं। दूसरा, मास्टर डिग्री क्या ओवर क्वालिफाइड है। अब तीसरी बात ये आ जाती है कि कई स्टूडेंट कोर्सपोंडेंस के थ्रू, जैसे सीसी के द्वारा अपनी मास्टर डिग्री अचीव करते हैं। तो इन केसेस में क्या करना चाहिए? इन केसेस वाले बच्चों को कोई अधिकार नहीं है अपनी आगे स्टडी कंटिन्यू करने का। तो मैम इसका आंसर यस भी है, नो भी है। देखो, अगर आपने 2020 में मास्टर में एडमिशन लिया, 2022 में खत्म हुई, लेट से आपने एमबीए की है और आप फिर से आप कहते हो मैंने अब दोबारा से एमबीए करनी है, तो ऑब्वियसली ये रिडंडेंट है, आपकी सेम एजुकेशन आप दोबारा कर रहे हो, तो उस केस में फिर वीजा चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो या तो आप नेक्स्ट लेवल का कोर्स करो, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, लीडरशिप हो गया, या आपका जो बैकग्राउंड था बैचलर था उसके हिसाब से आप रेलेवेंट कोर्स चूज करो। और आपको है कि नहीं मैंने एमबीए करनी है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस की, दोस्त यहाँ पे है या लोकेशन मेरे को यही सूट कर रही है, मोस्टली घर के साथ में यही कॉलेज या यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे यही कोर्स मिल रहा है, अगर वही करना है तो फिर आप एमबीए नहीं दिखा सकते खुद को। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका सवाल यस भी है और ना भी है कि आपने शो करनी है नहीं करनी। 99% केसेस में बिना हाइड करे काम चल जाता है। हाँ, सच बोल के चल जाता है। हाँ, कोर्सेज मिल जाते हैं आगे। दिमाग लगाना सच बोल के काम कराने में, ना कि झूठ बोल के काम जुगाड़ कराने में। जुगाड़ वाली तरफ नहीं जाना, हमने एक सही पाथ पकड़ना। हाँ जी। ओके, अब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हम देखते हैं जो
ये सोचते हैं कि उनको ना कम ड्यूरेशन की स्टडी मिल जाए और कम बजट में उनको अच्छे कोर्सेज मिल जाएं। अच्छे की तो चलो मैं अच्छा शब्द यूज करती हूँ, कम बजट में कोर्स मिल जाए, मतलब उनका मेन फोकस कि हमारा किसी तरीके से वीजा आ जाए इस पे होता है। तो लो फीस वाले एरियाज में या कॉलेजेस में वीजा आता है? मैम देखो, अब 3 चीजें या 4 चीजें होती है जो आपने बैलेंस करनी होती है, कंसल्टेंट ने बैलेंस करनी होती है। पहली चीज है रैंकिंग ऑफ द कोर्स। रैंकिंग आपकी डायरेक्ट वीजा से कनेक्टेड है, जितनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग उतना ही वीजा चांसेस ज्यादा। फर्स्ट है रैंकिंग ऑफ द कोर्स। सेकंड आ जाती है लोकेशन। थर्ड आ जाती है कि आपके वहाँ पे पीआर चांसेस या महंगाई वो कितनी है, ठीक है, तो आपकी ट्यूशन फीस आ जाती है। लोकेशन, रैंकिंग, ट्यूशन फीस एंड कंपटीशन इन द एडमिशन, कितना एडमिशन में कितने चांसेस है, राइट। तो ये 4 चीजें आपकी बैलेंस करनी होती है। तो जैसे ही अगर आपने रैंकिंग कांस्टेंट कर दी, लोकेशन टॉप कर दिया, तो आपकी ट्यूशन फी ज्यादा ही रहेगी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर अब आपको क्या करना है, अगर आपको अगर ट्यूशन फी कम करनी है तो आपको फिर लोकेशन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। लोकेशन आप दूर कर लेते हो, रैंकिंग अच्छी रहेगी, आपकी ट्यूशन फी कम हो जाएगी, ओके। लेकिन अगर आपको है कि मैंने लोकेशन भी ये रखनी है और ट्यूशन फी भी कम रखनी है, फिर 2 चॉइसेस है, या तो आप लो रैंकिंग में अप्लाई करो, या जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहाँ हर कोई अप्लाई कर रहा है, जहाँ पे वीजा आपके एडमिशन के चांसेस कम है, वहाँ पे अप्लाई करो, ओके। ज्यादातर लोग फिर सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, जो लो रैंकिंग में अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको काली है, जल्दी है कि जल्दी मेरा काम हो जाए। तो लो रैंकिंग में आप जैसे ही आते हो, आपने लोकेशन फिक्स करी, ट्यूशन फी लो करी, ठीक है, टॉप लोकेशन में लो ट्यूशन फी मतलब लो रैंकिंग है, अब वीजा चांस एकदम से घट गए, ओके। हाँ जी। तो अब वीजा चांस घटाने, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पे डिपेंड हो गया, अगर हम गरारी अड़ाते हैं तो वीजा चांस घटेगा। हाँ, तो आप लोकेशन टॉप है मैम, लोकेशन टॉप है। आप इंडियन बिजनेस स्कूल है आपका मोहाली में, हैदराबाद में टॉप बिजनेस स्कूल है इंडिया का। 1 साल की फीस 25 लाख रुपए है, कोई रीजन है, और लोग मर रहे हैं उसमें एडमिशन के लिए, कोई रीजन है, क्योंकि वो उनका ध्यान किस चीज पे है, उनका ध्यान है टॉप बच्चे सिलेक्ट करने पे, उनको टॉप प्लेसमेंट देने पे, ठीक है। तो उनकी प्लेसमेंट 25 लाख 30 लाख रुपए साल की है, तो वो आपको उस हिसाब से फीस ले रहे हैं। तो जो टॉप यूनिवर्सिटी होगी वो प्रोफेसर अच्छे रखेगी, कैंपस अच्छे रखेगी, प्लेसमेंट अच्छी रखेगी, पढ़ाई अच्छी रखेगी, अच्छी फीस भी लेगी। अच्छा, हमारे ना नॉर्थ इंडियन की एक बहुत ज्यादा क्वेरी है कि हम स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, 1-2 बच्चे हैं तो वो भी साथ लेके जाना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शंस होती हैं? कनाडा की बात करना चाहूंगी, ऑप्शन है स्पाउस के साथ जा सकते हैं? हर कंट्री के ऑप्शन है, कनाडा की नहीं, हर कंट्री में आप स्पाउस को ले जा सकते हो साथ। अब स्पाउस को भी 4 स्टेज होती है, आप किसी भी स्टेज में ले जा सकते हो। स्टेज 1 है जहां आप हस्बैंड वाइफ बच्चे सबका एक साथ वीजा अप्लाई कर रहे हो, सबका आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, टोटली ओके। सेकंड स्टेज है जहां पे एक बार फर्स्ट प्राइमरी एप्लीकेंट हस्बैंड है वाइफ है, उसका वीजा आ गया, वो गए नहीं है अभी वो इंडिया में ही है, एंड आपने दूसरों बच्चों का और वाइफ का अप्लाई कर दिया, एंड फिर उनका आगे, फिर आप लोग साथ जा रहे हो। थर्ड स्टेज है कि हस्बैंड एंड वाइफ वहां लैंड कर गए, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता निकल गया, एंड फिर वो बुला रहे हैं बाकी अपनी फैमिली को। एंड फोर्थ स्टेज है जब आपने 1 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, 6 महीने 4 महीने आपको हो गए, एंड फिर आप बुला रहे हो। एक 5th स्टेज भी बोल सकते हो कि आपका कोर्स की कन्वोकेशन है, फिर बुला रहे हो, ठीक है। तो जितनी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताए, जितनी आप लेट बुलाते हो उतने सक्सेस चांसेस ऑफ आपकी फैमिली के ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 100% अभी चल रहे हैं कि अगर आपके 2-3 हफ्ते आपने निकाल लिए, बुला रहे हो, 100% चल रहे हैं। 1 सेमेस्टर निकालो तब भी 100% चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करके अप्लाई करना ही बेस्ट रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर साथ ही आपने अप्लाई करना है तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारी केसेस हैं, आई होप वीडियो चल रही हो तो आई ट्राई टू शो दोस केसेस जिसमें साथ लगाया साथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है, बट हम अवॉइड करने की सलाह देते हैं। बहुत कोई भी कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना है तो हमेशा वीजा ऑफिसर ने सामने वाले बंदे की इंटेंशन देखनी है। स्पाउस केसेस में भी वो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे होंगे, उनकी भी इंटेंशन होगी कि हमें जेन्युइनिटी रिलेशनशिप प्रूफ्स चाहिए, तो वो कैसे हम कहें कि प्रमाणित कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। देखो, स्पाउस वीजा के अंदर जब एक का वीजा लग गया है, अब दूसरे का वीजा 2 कंडीशन चाहिए, उनको आइलेट्स नहीं चाहिए, उनको आपकी एजुकेशन का ज्यादा मैटर नहीं करता, उनको 2 चीजें मैटर करती है। फर्स्ट कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, जो स्पाउस जा रहा है, क्या वो उन पे बोझ तो नहीं बनेगा, क्या उनकी पढ़ाई खराब तो नहीं करेगा? पढ़ाई खराब कैसे होगी? अगर आपका फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा है, जैसे अगर वाइफ गई है पढ़ने, हस्बैंड यहाँ से जा रहा है, एंड हस्बैंड में पैसे नहीं है, तो फिर दिक्कत आएगी वाइफ को,
उस पे बोझ बढ़ जाएगा, उस पे टेंशन बढ़ जाएगी, उसकी पढ़ाई खराब होगी। तो आपको खुद को फाइनेंशियली साउंड दिखाना होता है कि मेरे पास इनफ पैसा है कि नॉट ओनली तो वाइफ पे मेरे को प्रेशर नहीं पड़ेगा और मैं खुद का भी गुजारा अच्छे से कर पाऊंगा। क्योंकि जाती जॉब, इवन इफ आप वर्क परमिट पे जा रहे हो, जाती जॉब नहीं लगेगी, वो एम्बेसी को ही पता है। पीआर के लिए भी कम से कम 12 लाख रुपए आपके हो जब पीआर देते हैं, पीआर नहीं देते आज के टाइम में, क्योंकि उनको पता है पीआर पे बंदा आ रहा है, आते ही खर्चा आएगा, जॉब नहीं आएगी। जॉब लगने में साइकिल बढ़ने टाइम लगता है, अप्लाई करते हो, इंटरव्यू देते हो, ज्वाइनिंग होती है, उस टाइम बाद फिर 1 महीने काम करते हो, फिर जाके सैलरी आती है। तो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल दिखाना है, उसमें फंड भी है, फैमिली के भी सपोर्ट है, फैमिली के फंड भी है और खुद की इनकम भी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर रिलेशनशिप प्रूफ, कि आपकी हस्बैंड की वाइफ के दोनों में आपस में बनती है या नहीं बनती, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोई लोग कहते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट है साढ़े को, जैसे मैं कहता हूँ रिलेशनशिप प्रूफ आपको चाहिए, एकदम से कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट है, वो एक पार्ट ऑफ रिलेशन है। मैरिज सर्टिफिकेट है जरूर है, बट सिर्फ उससे काम नहीं चलता, क्योंकि उनने देखना है कि क्या कहीं पैसे लेके तो मैरिज नहीं की हुई, अब वो आप कैसे शो करोगे पैसे लेके नहीं की हुई, वो एक बड़ा सवाल है। तो उसके लिए फिर जरूरी है कि आप दिखाओ कि आप लोगों की बातें होती हैं, आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, आप एक दूसरे के साथ कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, कोई रेंट एग्रीमेंट साथ है, एक दूसरे के इंश्योरेंस में साथ हो, आप लोगों के जॉइंट अकाउंट है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, वाइफ है तो आपके साथ रह रही है, बच्चे हैं तो फिर वो चीज बतानी आसान हो जाती है। फ्रेश मैरिज है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप दिखाओ, और ये सब चीजें इस ऐसी बड़ी लिस्ट है, तो सारी चीजें चेक करते हैं। एक चीज पे भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, फेसबुक पे आप एक दूसरे मतलब शादी के अंदर अच्छी वीडियो हो, आप लोगों की शादी की धूमधाम से शादी हो, 4 लोगों के साथ शादी ना हो, तो ये सारी चीजें रहती है कि आपने प्रूफ करनी है। सोशल मीडिया पे वाइफ डिक्लेयर्ड हो, कांग्रेचुलेशंस आई हुई हो, वो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, छोटी छोटी चीजें जिनको हम इतना ज्यादा वो नहीं करते, गौर नहीं करते, वही चीजें वीजा अप्रूव कराने में मतलब आप नहीं दिखाना है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, मैरिज तो है वो आप दिखा दोगे, बट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला भी सुखना लेक पे फोटो खिंचवा लेंगे कपल, वो घूमने की दिखा देंगे, देखो जी यहाँ घूमने गए हम, ये किया। जब तक 10 बंदे कांग्रेचुलेशन नहीं बोलेंगे तब तक कहाँ से प्रूफ होगा भी हाँ, वो पासपोर्ट पे नहीं लिखवाएंगे, वो सोशल मीडिया पर डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऐसी कई चीजें आती हैं। धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से शादी नहीं हुई होगी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो, ठीक है, तो कई सारे फैक्टर आते हैं। ओके, उन फैक्टर्स पर गौर करनी चाहिए। तो 2 चीजें ठीक हैं तो स्पाउस वीजा लग जाता है। ठीक है, फ्रेश स्टूडेंट को हम बहुत बार गाइड करते हैं, अगली कड़ी में भी हम गाइड करेंगे, जो हम अगली किस्त लेके आएंगे इस सीरीज की, लेकिन उससे भी पहले सवाल है, अब जिनकी रिजेक्शन आ गई वो क्या करें? मैम देखो, अब किसी के बुखार है वो क्या करे, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है कि बुखार है क्यों, कोविड है, मलेरिया है, खांसी है, गला खराब है, क्या है, वो कौन बताएगा, वो आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बताएगी, राइट, ठीक है। आपको ब्लड टेस्ट कराना है। ऐसे ही एम्बेसी के अंदर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को बोलते हैं केप्स नोट, ठीक है। आपने केप्स निकलवाने हैं, एक अच्छे डॉक्टर को केप्स दिखाने, ठीक है, एक अच्छे कंसल्टेंट को, वो उसको इंटरप्रेट करके कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, डॉक्यूमेंट देख के आपको बताएगा कि क्या रीजन है, ठीक है, एंड फिर उस रीजन को मिटाना है, उस रीजन पे वर्क करके फिर वीजा रिजेक्शन अप्रूवल में चेंज हो जाएगी। 100% बहुत इंटेलिजेंट है स्टूडेंट, हर जगह पे घूमता है, 36 कंसल्टेंट के ऑफिस जाता है, उसके बाद भी ठगी हो जाती है स्टूडेंट के साथ, क्यों होती है मैम? अब उसको या तो बहुत जल्दी है, या उसको है कि मैं बस बिना पैसे के पहुंच जाऊं, तो वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। ओके। दूसरी ठगी एक तरह से ये है कि आप इंटेलिजेंट थे, आप डिजर्व करते थे कनाडा का बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कोर्स, आपको भेज दिया सबसे बेकार में, वो भी आपके साथ ठगी है। बिकॉज बाहर जाते हो, जब बच्चे जाते हैं, खासकर पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जब बच्चे को आप बाहर भेज रहे हो तो बाहर जाने के बाद उसकी संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जितना बेकार कॉलेज होगा उतनी ही गंदी संगत होगी, संगत का असर पड़ेगा ही पड़ेगा, बच्चा कितना ही साऊ हो, कितना ही अच्छा हो, संगत उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छी संगत होगी तो उसको ऊपर उठाएगी, अच्छा बच्चे होंगे आसपास तो बात करेंगे प्लेसमेंट की, पढ़ाई की, कि क्या आगे हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आगे आ रही है। बच्चा अगर आपका पीछे है तो वो खुद को उठाने की कोशिश करेगा, जल्दी उठेगा, कंपटीशन होएगा। बेकार कॉलेज है, बेकार बच्चे हैं तो वो फिर बात करेंगे जी ये नया डिस्को खुल गया, वो नया मॉल खुल गया, वो नई पिक्चर आ गई। बच्चा फिर अगर आपका शरीफ है, अच्छा है, वो उसको लगेगा कि यार मैं फिट नहीं हो रहा, फिट होने के लिए वो प्रयास करेगा, ठीक है। तो संगत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अच्छी जगह पे जाओ, अच्छे लोगों के साथ कंपनी करो, हाँ, अच्छे कॉलेज में, अच्छी रैंकिंग में, जो थोड़ा सा बेटर है, हो सकता है थोड़ा महंगा पड़े, बट फ्यूचर वही सिक्योर करेगा, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चे के लिए तो ठगी वही है कि इंटेलिजेंट को बेकार जगह भेज दिया, वो वहां पे
फंसा हुआ फील करेगा, डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर वो बिगड़ जाएगा। एक भी छोटा ही लत लग गई नशे की, बच्चा आपका खराब हो गया। जो आपने इतना पैसा जोड़ के इतनी उम्मीदों के साथ इतना उसको सिखाया, वो सारा खराब हो गया, क्योंकि उसने सस्ता कॉलेज के चक्कर में बेकार कॉलेज ले लिया, या फ्री शुरू के चक्कर में, कोई जुगाड़ के चक्कर में, जल्दी जाने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, एंड एजेंट ने उसको गलत गाइड करके गलत जगह भेज दिया। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।